हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स अड्डा यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है महाजनपद काल। इससे पहले जो आप टॉपिक पढ़े थे वो था वैदिक सभ्यता, वैदिक काल। वैदिक काल उसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल, वैदिक काल के बाद जो काल है वो महाजनपद काल है। इससे भी क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत नहीं बनते, ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आते हैं वो, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है महाजनपद से आप क्या समझते हो, वो सब्जेक्टिव में शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाता है। ठीक है, तो वो आप देख लेंगे। क्या है महाजनपद काल के बारे में हम लोग जानेंगे इसमें। इससे पहले थोड़ा सा एक जान लो, महाजनपद काल का जो टाइमलाइन है ना वो है लगभग 600 से 300 बीसी के आसपास। जो हम इससे पहले जो पढ़े थे वो था वैदिक सभ्यता। आप जाकर देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा कि वैदिक सभ्यता का कालक्रम क्या है। तो वो आपको मिलेगा 1500 से लेकर 600 बीसी तक का काल, और 600 बीसी से लेकर 300 बीसी तक का जो काल है उसको बोलते हैं महाजनपद काल। महाजनपद कैसे होता है ये सब समझने के लिए अभी हम आगे देखते हैं। चलिए ये देखिए, उत्तर वैदिक काल की हम बात करें तो वैदिक काल में एक था आपको वैदिक काल की प्रशासनिक व्यवस्था की आप बात करते हो तो वैदिक काल की प्रशासनिक व्यवस्था में लगभग हमको ये मिलता है, ये 4 चीज़ें मिलती है। ये 4 कौन कौन सा? कुल, ग्राम, विष और जन। ठीक है, और इसके बाद का जो विस्तार होता है वो अभी हम लोग को देखने को मिलता है इस चैप्टर तक आते आते। इस चैप्टर का मतलब इस टाइमलाइन तक आते आते आपको देखने को मिल जाता है कि ये 2 व्यवस्था का विकास हुआ, जनपद और जनपद और महाजनपद। उससे पहले क्या था, वैदिक काल में ही 4 व्यवस्था प्रशासनिक संस्था थी, जिसके बारे में आपको वैदिक काल में नहीं पढ़ाया गया क्योंकि आपको पूछता नहीं है। चूँकि महाजनपद काल हम आपको पढ़ा रहे हैं, महाजनपद काल का उदय कैसे हुआ, कैसे ये महाकाल बना, इसके बताने के लिए हम लोग आपका बैकग्राउंड ले रहे हैं पीछे से वैदिक सभ्यता से, चूँकि आपको वहाँ पढ़ना नहीं था, लेकिन हम यहाँ पे समझाने के लिए आपको ये चीज़ बता देते हैं। वैदिक काल में प्रशासनिक संस्था के रूप में, जैसे आज के डेट में आप देखते हैं ना, पंचायत, फिर ब्लॉक, ब्लॉक के बाद फिर क्या हो जाता है अनुमंडल, अनुमंडल के बाद जिला हो जाता है, फिर जिला के बाद क्या आता है कमिश्नरी, फिर ये प्रमंडल, प्रमंडल के बाद राज्य आता है। तो उसी तरीके से प्राचीन काल में भी इस तरह की व्यवस्था थी। प्राचीन काल में जो पहली व्यवस्था थी वैदिक काल में वो था कुल। कुल का मतलब परिवार। तो शासन की जो सबसे पहली इकाई होती थी वो क्या होता था? परिवार होता था, कुल होता था। दूसरा जो शासन की इकाई होती थी वो ग्राम होता था। मतलब पहला जो शासन होता था किसी व्यक्ति विशेष पर वो परिवार के माध्यम से, परिवार के बाद होता था ग्राम के माध्यम से। सबका अपना अपना प्रधान होता है, जैसे आज के डेट में पंचायत देखते हो ना उस तरीके से। उसके बाद हो गया 20, और उसके बाद जन के बाद एक नाम आया जनपद। जन से ही एक बड़ा विस्तृत रूप बना जनपद, और जनपद से एक विस्तृत रूप बना महाजनपद। इसमें देखोगे ना आप, सब में इंटरकनेक्टिविटी है, छोटा से बड़ा की ओर। पहले कुल सबसे छोटा इकाई शासन व्यवस्था का, उससे बड़ा इकाई ग्राम, ग्राम का सबसे बड़ा इकाई विष, विष का बड़ा इकाई जन का बड़ा इकाई जनपद, जनपद का बड़ा इकाई महाजनपद। मतलब शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई महाजनपद है। आज के डेट में आप देखोगे ना तो शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई क्या है? देश है। ठीक है, भारत जिसकी बात करते हैं हम लोग। उससे नीचे देखोगे तो राज्य, राज्य के नीचे प्रमंडल, प्रमंडल के नीचे जिला, जिला के नीचे अनुमंडल, अनुमंडल के नीचे ब्लॉक, ब्लॉक के नीचे पंचायत। इस तरीके की व्यवस्था है आज के डेट में। उसी तरीके से प्राचीन काल में इस तरह का व्यवस्था होता था प्रशासन के लिए। कुल, ग्राम, ग्राम से बड़ा विष, विष से बड़ा जन से बड़ा जनपद, जन से बड़ा महाजनपद। तो इस तरीके से ये पूरे प्रशासनिक व्यवस्था का विकास हुआ। और उसी काल को जब चूँकि अब इस क्षेत्र विषय क्या हो विस्तृत होने लगा, जिसके कारण से इसको कहा गया महाजनपद काल। यहाँ पे जनपद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है देख लीजिए। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ लोग निवास करते हैं या घर बनाते हैं। मतलब जिस जगह पे लोग क्या करेंगे, निवास करेंगे या घर बनाएंगे, उसको कहते हैं हम लोग क्या? जनपद। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं क्या है। महाजनपद काल का आपको टाइमलाइन बता दिए, 600 से 300 बीसी। अब कह रहा है कि उदय कैसे हुआ, महाजनपद का उदय कैसे हुआ। कह रहा है महाजनपद का उदय कैसे हुआ। महाजनपद के उदय के बारे में एक सिंपल सी बात यह है, वो है लोहे का प्रयोग। ठीक है, इसमें जो मुख्य कारण था वो था लोहे का प्रयोग। लोहे का प्रयोग कैसे? तो लोहे का प्रयोग कुछ इस तरीके से कि इससे पहले जब हम बात करते हैं वैदिक काल की, तो वैदिक काल में जो 1000 से जो 600 बीसी हम आपको दिखाए थे, जिसमें आपको यजुर्वेद ये सब बताए थे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सब, उसी काल में लोहे का प्रयोग शुरू होता है। देखिए वैदिक काल में हम आपको 1500 से लेके लगभग 600 तक का काल बताए हैं। ठीक है, और फिर 600 से लेकर 300 तक का काल में महाजनपद काल शुरू होता है। लेकिन 1500 से 600 के बीच में एक काल आता है 1000 ईस्वी का, 1000 बीसी।
और 1000 BC, तभी ये पूरा वैदिक काल ही है, लेकिन दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। इसको बोलते हैं पूर्व वैदिक काल और इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, ठीक है, मतलब बाद का वैदिक काल। 1000 से 600 BC के आसपास में उस टाइम पे क्या था, लोहे का खोज हुआ था। किसका खोज हुआ था? लोहे का खोज हुआ था। और लोहे के खोज होने के कारण क्या हुआ कि कृषि व्यवस्था का आधार बनने लगा। कैसे? देखो जी, लोहे का खोज होगा तो आप क्या करोगे, अब जो काम आप पहले पत्थर से करते थे वो काम आप लोहे के औजार से करने लगोगे। क्या करोगे? लोहे के औजार से करने लगोगे। अब जैसे लोहे का प्रयोग, लोहे आपने खोजे, लोहे के औजार बनाए, उसे कृषि करना आसान हो गया। मतलब पेड़ पौधा को काटना, खेतों की जुताई करना, ठीक है, तो कृषि करना आसान हो गया। और उसके बाद क्या होगा कि कृषि करने से लोगों के पास खाने का साधन बनने लगा, व्यापार अधिशेष बनने लगा। अधिशेष का मतलब होता है कि जो आपने उपजाया है उसमें से खाया और खाने के बाद जो बच गया वो आपका अधिशेष है, ठीक है। अब अनाज अधिशेष हो गया, जैसे कि आपने 10 क्विंटल उपजाया लेकिन 2 क्विंटल ही खाया, तो 8 क्विंटल तो आपका बच गया, तो 8 क्विंटल क्या करोगे? उसको बेच दोगे, तो इसको बोलते हैं अधिशेष। अधिशेष को क्या किया आपने? बेचा, तो बेचने के बाद आपके पास पैसे भी आ गए। पैसे के रूप में कुछ भी हो सकता है उस टाइम का, तो वो आ गए। अब आपने सोचा कि यार इतनी अच्छी चीज़ें हैं ये तो ज़मीन, और आप जब सोचने लगे तो फिर क्या क्या, चलो यार ज़मीन को हड़पो। चूँकि लोहे का खोज हो गया, लोहे के खोज से औजार बन गया, औजार बनने से कृषि का साधन आसान हो गया, तो लोगों को लगा ज़मीन तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब लोगों ने ज़मीन हड़पना शुरू कर दिया। ज़मीन हड़पना शुरू कर दिया तो लोग जो जितना हड़प पाया वो उसका साम्राज्य बनते चला गया। और यहीं से उदय होता है महाजनपद का। मतलब जिसने जितना हड़प लिया उस टाइम पे वो महाजनपद का साम्राज्य बनते चला गया उसका। और वहीं से फिर मगध साम्राज्य की बात आ जाती है, फिर आपको मौर्य वंश, सब इसका कनेक्टिविटी महाजनपद काल से ही आपको देखने को मिलता है। तो आपको उदय समझा दिए हम। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय के अनुसार तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ का एक पुस्तक है कौन? अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ का एक पुस्तक है भगवती सूत्र, उसमें कितने जनपद का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कितने महाजनपद है, तो 16 आपको बताना है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, और इसी से एक साम्राज्य का उदय हुआ, मगध साम्राज्य, ठीक है। इसी से मतलब 16 महाजनपद, ऐसे कह सकते हो कि हमारे देश में कितने राज्य है? 28 राज्य है, और 28 राज्य में से मान के चलो कि कोई एक राज्य शक्तिशाली है और सबको मार के वो क्या करेगा, एक अपना सिर्फ खुद का एक राज्य विस्तार कर लेगा, तो उसको बोलते हैं। तो उसी तरीके की व्यवस्था पहले क्या थी? 16 महाजनपद था, और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध, और इसने पूरे लोगों को समाप्त करके एक नया मगध साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या है कि महाजनपद से आप क्या समझते हैं? तो महाजनपद का मतलब देखिए, उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई क्षेत्रीय राज्यों का उदय। हम आपको पहले ही बताए हैं कि कैसे महाजनपद का उदय का विस्तार हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रीय राज्यों का उदय शुरू हुआ। शुरू क्यों हो गया क्षेत्रीय राज्यों का उदय? क्योंकि लोगों के पास लोहे का औजार मतलब मिल गया, अब कृषि के साधन मिल गए, कृषि करना आसान हो गया लोगों के लिए। पहले मुश्किल था, मतलब पत्थर से आपको जंगल साफ करना, ये सब करना, कृषि करना बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे ही लोहे का प्रयोग, जैसे आज के डेट में देख लो ना, आप कोई भी चीज़ काटने जा रहे हो, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो, यदि आसान इक्विपमेंट्स हो तो आप जल्दी से काट लेते हो, तो आपको लगता है यार ये काम तो आसान है। लेकिन उसके जो उचित इक्विपमेंट्स नहीं यूज़ करोगे तो कटेगा नहीं, तो आपको लगेगा यार इतना मुश्किल काम है। तो वही कह रहा है कि जब लोहे का प्रयोग शुरू हो गया तो लोगों को आसान हो गया खेती बाड़ी करना, कृषि करना। तो लोगों ने अब ज़मीन हड़पना शुरू कर दिया, क्योंकि ज़मीन पे ही खेती करेंगे, जिसके पास जितना होगा उसके पास उतना फायदा रहेगा। तो लोगों ने इस तरह से साम्राज्य का विस्तार किया। तो कह रहा है वैदिक काल में शुरू हुई क्षत्रिय राज्यों का उदय 6ठी शताब्दी तक आते आते बड़े संपन्न और संप्रभु राज्यों में बदल गया। मतलब छोटे छोटे क्षत्रिय राज्य बड़े और संपन्न संप्रभु राज्य होते चले गए, और इन्हीं संप्रभु राज्यों का राज्यों को महाजनपद कहा गया। और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अनुसार 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। तो कुछ इस तरीके से महाजनपद से आप समझ सकते हैं। फिर से आपको समझा देते हैं महाजनपद का उदय कैसे हुआ। देखिए, वैदिक काल में, ठीक है, लोहे का प्रयोग का खोज हुआ, ठीक है, लोहे का खोज हुआ। अब लोहे मिल गए, और लोहा कहाँ मिला? गंगा के क्षेत्रों में। गंगा का क्षेत्र आज का डेट में कौन सा है? यूपी और बिहार का जो क्षेत्र है उसको गंगा का क्षेत्र मुख्य रूप से कहा जाता है। तो गंगा क्षेत्र और भी है, जैसे यूपी है, बिहार है, आपका थोड़ा सा झारखंड में पड़ता है, फिर पूरा पश्चिम बंगाल इलाका बोल सकते हैं आप उसको। लेकिन जो मुख्य रूप से हम बात करें वो जो क्षेत्र है वो है
यूपी और बिहार। बिहार के क्षेत्रों में लोहे का खोज हुआ। लोहे के खोज होने से क्या, कृषि का आधार मजबूत होते, कृषि करना आसान हो गया और लोगों ने सोचा कि कृषि करना आसान हो गया और कृषि से उनको फ़ायदा भी मिलने लगा। तो लोग को यार ज़मीन हर को मतलब ये ज़मीन मेरा हो जाएगा था कि हम भी इसी पे कृषि करेंगे, और इस तरीके की प्रथा चल पड़ी। और चलते चलते एक समय आया कि सबने में एक होड़ उत्पन्न हो गया ज़मीन हड़पने की, और एक साम्राज्य का विस्तार होना शुरू हो गया वहीं से। तो वहीं से क्या मिलता है आपको, महाजनपद काल का उदय का मिल जाता है। यहाँ से 600 से 300 BC का काल था महाजनपद काल का। आप महाजनपद का कैसे टर्म उभरा तो नीचे से देख सकते हैं, कुल, ग्राम, 20 जन और जनपद, जनपद से बना महाजनपद। मतलब सबसे छोटी इकाई थी कुल, कुल के बाद ग्राम बना, ग्राम से बना 20, 20 से बना जन, जन से बना जनपद, जनपद से बना महाजनपद। आज के डेट में आप देख सकते हैं पंचायत हमारा जो परिवार है, गाँव है, गांव के बाद पंचायत, पंचायत से ब्लॉक, ब्लॉक से अनुमंडल, अनुमंडल से जिला, जिला से प्रमंडल, प्रमंडल से आपका राज्य, फिर राज्य से देश बनता। इसी तरीके की व्यवस्था पहले के कालों में हुआ करती थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो चैप्टर शुरू होगा वो है मगध साम्राज्य के बारे में। ठीक है, मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंश है उसके बारे में, फिर मौर्य वंश हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो इसके बाद ये चीज़ सीरीज़ में आप फिर ज्योग्राफी का भी आपको वीडियो मिलते चला जाएगा एक साथ, तो आप देखते रहिएगा वीडियो को। देखिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। चलिए देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।